नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बजट 2024-25 के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और यह कुमार गौरव सर के द्वारा ली जाने वाली क्लास का एक क्विक रिवीजन होगा। और कृपया अगर मेरी मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अंतरिम बजट 2024-25। अंतरिम बजट कब आता है? तो जब चुनावी वर्ष होता है उस वर्ष अंतरिम बजट आता है, चुनाव से पहले। और इसमें केवल जो पुरानी उपलब्धियां हैं सरकार की उन्हीं को ही बताया जाता है। 2019 में प्रथम बार जब अंतरिम बजट आया था मोदी सरकार का, तो उस समय 2019 में पीयूष गोयल जी द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। निर्मला सीतारमण जी द्वारा इस बार लाया गया है, जो हमारी वित्त मंत्री है। और बजट भाषण की अगर बात करें तो अभी तक का सबसे बड़ा बजट भाषण निर्मला सीतारमण जी द्वारा ही 2020 का बजट प्रस्तुत करते हुए दिया गया था, जो 160 मिनट का था। और अभी इस वर्ष जो अंतरिम बजट आया है 2024 में, इसमें सबसे छोटा भाषण भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है बजट में, जो केवल 58 मिनट का है। इनके द्वारा अभी वर्तमान में छठी बार कुल बजट पेश किया गया है, जिसमें से इन्होंने 5 पूर्णकालिक बजट एवं एक अभी इस बार अंतरिम बजट प्रस्तुत किया है। अगर हम देखें, ब्रिटिश भारत में सबसे पहले बजट 1860 में लाया गया था भारत में, और इसे प्रस्तुत जेम्स विल्सन ने किया था। इसलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजट का जन्मदाता कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 1947 में आया था और यह षणमुखम सेट्टी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। गणतंत्र भारत अर्थात संविधान लागू होने के बाद हमारा फर्स्ट बजट 1950 में आया था और यह जॉन मथाई जी द्वारा लाया गया था। अगर देखें सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है, तो यह मोरारजी देसाई के पास है। इनके द्वारा 10 बार बजट प्रस्तुत किया गया है। प्रथम महिला कौन है बजट प्रस्तुत करने वाली, तो वह है इंदिरा गांधी। लेकिन यह पूर्णकालिक नहीं है, ये पीएम रहते हुए इसे प्रस्तुत किया था इंदिरा गांधी ने बजट को वित्त मंत्री के रूप में। अगर हम देखिए, पहली पूर्णकालिक और सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला कौन बन गई है, तो निर्मला सीतारमण जी। पहली महिला इंदिरा गांधी है, लेकिन पूर्णकालिक पहली महिला निर्मला सीतारमण जी। आगे हम देखते संविधान में कहाँ वर्णन मिलता है हमें बजट का, तो वहाँ पे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग न करते हुए वार्षिक वित्तीय विवरण का यहाँ पर हमें उल्लेख मिलता है, और यह अनुच्छेद 112 के अंतर्गत मिलता है। अगर हम देखें बजट कैसा होता है, तो यह एक धन विधेयक होता है। और हमें पता है कि आर्टिकल 110 के तहत जो धन विधेयक ये कहाँ पे लोकसभा में लाए जाते हैं, और इन्हें धन विधेयक है या नहीं यह घोषित करने का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष को होता है। तो लोकसभा में लाया जाता है बजट, और ये कैसा धन विधेयक होता है। अभी हमने ऊपर जो देखी वही बात है कि 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा प्रथम बार भारत में बजट लाया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट षणमुखम सेट्टी जी द्वारा लाया गया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई जी द्वारा लाया गया था। सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत किया है बजट। इंदिरा गांधी कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया गया था, और पूर्णकालिक निर्मला सीतारमण जी है पहली महिला। अगर हम देखें इस बजट के मुख्य बिंदु, तो इसका मुख्य बिंदु था विकसित भारत 2047, अर्थात हमें 2047 तक भारत को विकसित करना है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस बजट को डेडिकेटेड रखा। अगर हम देखें विकास के लिए क्या मंत्र दिए गए हैं विकसित भारत के, तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यह मंत्र दिया गया है विकसित भारत के लिए। और इस बार इन्होंने जीडीपी और एफडीआई अर्थात ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अलग फुल फॉर्म बताई है। इसमें कहा गया है गवर्नेंस डेवलपमेंट परफॉर्मेंस, गवर्नेंस डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस, यह जीडीपी की फुल फॉर्म बताई गई है। एफडीआई की फुल फॉर्म बताइए फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जगह क्या, फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया। और इन्होंने कहा है कि जो भारतीय है उन्हें सरकार से बहुत उम्मीद है, तो इसके लिए उन्होंने मंत्र दिया है त्रिवेणी का। किसका? त्रिवेणी का। इसमें इन्होंने 3D को शामिल किया है। 3D में क्या क्या शामिल है, तो हमारी डेमोग्राफी, जो हमारी जनसंख्या है, मानव संसाधन, वह हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र, और हमारी डाइवर्सिटी, जो हमारी विविधता है, यह हमें विकसित भारत बनाने में मदद करेगी। तो नागरिकों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए मंत्र दिया है त्रिवेणी, 3D का। आगे हम देखते हैं, यह बजट मुख्य रूप से गरीब, किसान, महिला और युवाओं पे केंद्रित रहा। गरीब कल्याण अर्थात गरीबों का कल्याण ही देश का कल्याण है। गरीबों के लिए इस सरकार द्वारा क्या कहा गया, तो सरकार ने कहा कि हमारे कार्यकाल 10 वर्षों में हमने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है, अर्थात इससे छुटकारा दिलाया है। 10 वर्षों में 25 करोड़ बहुआयामी गरीबी से छुटकारा दिलाया है।
पीएम जनधन योजना, इनका कहना है पीएम जनधन योजना यह कब प्रारंभ हुई थी? तो यह प्रारंभ हुई थी 28 मई 2014 को प्रारंभ किया गया था पीएम जनधन योजना का, जिसमें डाकघरों में क्या खाते खुलवाए गए थे और यह वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी योजना थी। इसके माध्यम से केवल सरकार ने इतना कहा है कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से हमने 2.7 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं। पीएम स्वनिधि यह स्ट्रीट वेंडरों के लिए प्रारंभ की गई थी ऋण देने के लिए, अर्थात जो हमारे रेहड़ी पटरी के लोग होते हैं उनको ऋण देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना प्रारंभ की गई थी 1 जून 2020 को कोरोना के समय। पीएम जनमन योजना, अगर इसकी बात करें, यह उन कमजोर जनजाति परिवारों के लिए चलाई गई जो अभी भी विकास के बाहर है, अर्थात उन तक अभी भी सुविधाएं नहीं पहुंची है, तो उनके लिए स्पेशल यह बनाया गया था और इसे क्या नाम दिया गया था? पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वेलनरेबल ट्राइबल ग्रुप, और इसके तहत 75 ग्रुप को शामिल किया गया। और किस समिति के आधार पर इसका गठन किया गया था? तो डेबर आयोग की अनुशंसा पर इसका गठन किया गया था पीवीटीजी का। और सर्वाधिक ग्रुप किस राज्य के शामिल है इसमें? तो उड़ीसा के शामिल है। पीएम विश्वकर्मा योजना, यह जो हमारे कारोबारी है, जो हमारे छोटे शिल्पकार है, लोहार है, बढ़ई, नाई, इनके लिए प्रारंभ की गई है विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर 17 सितंबर 2023 को। इसमें 18 तरह के कारोबारियों को शामिल किया जाएगा। कितने? 18 तरह के जो शिल्पकार है उनके कौशल उन्नयन के लिए। इन्होंने कहा है कि जो गरीबी है उसमें कमी आई है और अभी वर्तमान में 11.3% क्या है? गरीबी है। और कहा कि जो हमारी सरकार 10 वर्ष रही, इसके पहले भारत में 55.1% क्या थी? गरीबी थी। अमृत पीढ़ी अर्थात युवाओं के लिए क्या काम किया? तो इन्होंने कहा कि अमृत काल 25 वर्ष के लिए है और इसके तहत हमने युवाओं के लिए कौन सा? पीएम श्री, अर्थात कौन से? स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। श्री का अर्थ क्या होगा? स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसकी स्थापना की है और इसके द्वारा युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। स्किल इंडिया मिशन, यह कब प्रारंभ हुआ? 15 जुलाई 2015 को प्रारंभ हुआ और यह आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया था स्किल इंडिया प्रोग्राम। इसके तहत इन्होंने कहा कि हमने 3000 नए आईटीआई स्थापित किए हैं, 7 नए आईआईटी स्थापित किए हैं, 16 नए ट्रिपल आईटी स्थापित किए हैं और 7 हमने आईआईएम स्थापित किए हैं, 15 एम्स और 390 नए विश्वविद्यालयों को स्थापित किया गया है। पीएम मुद्रा योजना, यह एमएसएमई सेक्टर अर्थात जो हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम कुटीर उद्योगी उनके लिए चलाई गई योजना है, जो 8 अप्रैल 2015 को चलाई गई थी ऋण देने के लिए। अन्नदाता का कल्याण अर्थात जो पीएम किसान सम्मान निधि है, इसके तहत किसानों को 2-2 हज़ार की वर्ष में 3 किस्तें दी जाती है, जिसके तहत 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। और इस योजना का प्रारंभ गोरखपुर उत्तर प्रदेश से किया गया था। अब हम देखते हैं नारी सशक्तिकरण के लिए इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए थे और उसका क्या परिणाम रहा। सरकार ने आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए कहा है कि हमने 10 वर्षों में हमारे कार्यकाल में जो उच्चतर शिक्षा है, विश्वविद्यालय शिक्षा, उसमें महिलाओं का नामांकन दर कितना बढ़ा है? तो 28% दर बढ़ी है नामांकन की महिलाओं की उच्चतर शिक्षा में। और स्टेम अर्थात जो स्टेम क्षेत्र है, अर्थात जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इन पाठ्यक्रमों से संबंधित विषय है, इनमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और यह कितनी? 43% नामांकन की वृद्धि हुई है बालिकाओं की इसमें, और यह विश्व में सर्वाधिक वृद्धि है 43%। अगर हम देखें श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी अर्थात जो कार्यकारी मानव शक्ति है उसमें 37% महिलाओं की भागीदारी है श्रम बल में। और अमृत काल के लिए इसमें क्या क्या कार्य करने के लिए कहा गया है? तो हमारा लक्ष्य रहेगा संधारणीय विकास, सतत विकास, अवसंरचना और निवेश, समावेशी विकास करना सभी का, और स्वास्थ्य के लिए बेहतर सुविधाएं, समावेशी विकास के साथ ही पर्यटन और आवागमन को सुगम बनाना, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्य करना। और यह 25 वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्य है। 5 संधारणीय विकास अर्थात क्लीन एनर्जी पे हमें फोकस रहना है। हमारा लक्ष्य है कि हम 2070 तक क्या शून्य कार्बन उत्सर्जन देश बन जाएंगे, अर्थात हम अपने देश में बिल्कुल भी जो कार्बन है उसका उत्सर्जन नहीं करेंगे। और अगर करते भी है तो मान लीजिए यहाँ श्रीलंका, यहाँ पे कोई नई फैक्ट्री खुलनी है तो हम इस देश की हेल्प करेंगे और यहाँ पर जो क्लीन एनर्जी, जो स्वच्छ ऊर्जा है, उसके माध्यम से इस फैक्ट्री को चलाया जाएगा और ये हमें सर्टिफिकेट देगा कि हाँ इस देश ने हमारी मदद की है। तो हम थोड़ा जो कार्बन उत्सर्जन का उपज करेंगे वो यहाँ पे पूरी हो जाएगी तो हमें कार्बन फ्री का टैग मिलेगा। इसमें ऐसा नियम रहता है। छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली, अभी हाल ही में हमने नरेंद्र मोदी जी द्वारा सूर्योदय योजना लागू की गई है 22 जनवरी
2024 को, जिस दिन रामलला मंदिर का उद्घाटन था। इसके तहत योजना है कि 300 यूनिट तक की बिजली फ्री में दी जाएगी। इन्होंने पीएम ई बस योजना चलाई है इलेक्ट्रिक बसों के लिए, जिसके तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। नीति आयोग द्वारा फेम योजना चलाई गई है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अवसंरचना और निवेश में हम क्या करेंगे, तो पिछले बजट में ही सरकार द्वारा पीएम गति शक्ति लॉन्च किया गया था। इसके तहत प्रमुख 3 गलियारों का निर्माण किया जाएगा, अर्थात जो रेलवे के द्वारा 3 प्रमुख गलियारे बनाए जाएंगे। ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट गलियारा, अर्थात एक गलियारा ऐसा निकालेगा ट्रेनों का कि वहाँ से लगभग सभी बड़े क्षेत्र जो खनिज उत्पादन के, वहाँ से ट्रेनें जाएगी और परिवहन सस्ता होगा। पत्तन संपर्कता गलियारा, अर्थात जो हमारे बंदरगाह है उनसे संपर्क के लिए एक रेल गलियारा बिछाया जाएगा और अधिक यातायात वाले क्षेत्रों में। और सरकार में इस दिशा में मेट्रो ट्रेन और अभी भारत की पहली नमो भारत ट्रेन प्रारंभ की है, जो दिल्ली मेरठ से गाजियाबाद के मध्य चली है। अगर हम देखें नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे की अब भारत में कुल लंबाई 1,44,634 किलोमीटर हो चुकी है, 1,44,634 किलोमीटर। और एयरपोर्ट की संख्या बढ़कर अब 149 हो चुकी है भारत में। यह आंकड़े अभी सरकार के द्वारा बजट में दिए गए हैं। समावेशी विकास और स्वास्थ्य के लिए सरकार ने कहा है कि जो 9 से 14 वर्ष की बालिकाएं हैं, उन्हें जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसके लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। अर्थात महिलाओं में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, और इसके लिए सरकार अब टीकाकरण अभियान चालू करेगी मुफ्त में। और यह सर्वाइकल कैंसर किसके कारण होता है, तो यह HPV के कारण होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण। और टीकाकरण के लिए पहले से एक मिशन चल रहा है, मिशन इंद्रधनुष। ये कब प्रारंभ हुआ था, 25 दिसंबर 2014 को। और इस मिशन के तहत एक अभियान चलाया गया है, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, यूविन प्लेटफॉर्म। इसमें किन महिलाओं को रजिस्टर करेंगे, तो जो गर्भवती महिला है उनका पंजीकरण करेंगे इस प्लेटफॉर्म में, यूविन प्लेटफॉर्म में। अगर आकांक्षी जिलों की बात करें तो कितने 112 आकांक्षी जिले हैं जो अपनी विकास करना चाहते हैं, उन्हें सरकार के द्वारा विशेष मदद दी जाएगी। पर्यटन के लिए कहा है कि इसी वर्ष हमने 2023 में G20 की अध्यक्षता की है वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ, और इनकी बैठकें 60 स्थानों पर हुई थी संपूर्ण भारत में पूरे वर्ष में। कृषि एवं खाद्य के लिए कहा है कि अभी हाल ही में इनके द्वारा नैनो DAP का फुल फॉर्म है नैनो डाई अमोनियम फास्फेट, इसकी स्थापना करेगी। कहाँ पे, इसके उत्पादन के लिए स्थापित करने के लिए कलोल गुजरात को चुना है, जहाँ पे नैनो DAP का उत्पादन होगा और इसे बढ़ावा दिया जाएगा। 5 एकीकृत इक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे, अर्थात जो नीली क्रांति इसको बढ़ाने के लिए इक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिससे मछली उत्पादन बढ़ेगा। और जो लखपति दीदी का इनका टारगेट था, जो स्व सहायता समूह और स्किल डेवलपमेंट के द्वारा किया जाएगा महिलाओं का, वो पहले 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना था, अब इन्होंने लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है लखपति दीदी बनाने का। इनकम टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, 7 लाख तक की आय पर छूट रहेगी। मंत्रालय को आवंटन, अर्थात किस मंत्रालय को सबसे ज़्यादा धन आवंटित किया है, तो हम सबसे पहले देखेंगे रक्षा मंत्रालय के 6.2 लाख करोड़ का आवंटन किया है। सबसे अधिक किसे धन का आवंटन हुआ है, रक्षा मंत्रालय को। सेकंड स्थान पर है रोड परिवहन मंत्रालय, इसके लिए 2.78 लाख करोड़ का धन व्यय किया है। और रेल मंत्रालय की आवंटित किया है 2.55 लाख करोड़। अगर हम देखें मनरेगा के तहत 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। मनरेगा यह नरेगा एक्ट के तहत 2005 में लाया गया था और इसे 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। एक्ट कब का है, 2005 का। मनरेगा, इसका नाम नरेगा से मनरेगा कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम नरेगा से मनरेगा हो गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन ये अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया है और इसके लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। बजट 2024-25 में कुल व्यय 47.65 लाख करोड़ का आवंटन किया है, कुल व्यय किया जाएगा। इसमें जो पूंजीगत व्यय है ये कितना है, पूंजीगत अर्थात जो हमारे सड़क निर्माण है, बांध है, पुलिया है, जो हमारे एसेट्स हैं, उनमें अगर व्यय किया जाएगा वो है 11,11,1111 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया जाएगा। जो हमारी कुल GDP है उसका 3.4% रहेगा। राज्य हैं, जो राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्ष के लिए लोन दिया जाएगा बिना ब्याज के, मुफ्त में सरकार द्वारा। केंद्र सरकार यह लोन प्रदान करेगी 50 वर्षों के लिए पूंजीगत व्यय के लिए। 2024-25 राजकोषीय घाटा GDP के
5.1% रहने का अनुमान लगाया है कि इतना घाटा रहेगा हमारा 24-25 के वित्तीय वर्ष में। प्राथमिक घाटा, अगर हमें प्राथमिक घाटा निकालना है तो हम जो हमने लोन ले रखा है उस लोन की ब्याज अदायगी, इंटरेस्ट पेमेंट में जितनी राशि दी है उसको अगर घटा देंगे लोन में से ब्याज की राशि, तो हमें प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाएगा। अगर हम देखें कि हमारी आय के स्रोत कहाँ कहाँ से है और हमारे व्यय के कौन कौन सी मदों में हम व्यय करते हैं, अगर हम देखें तो हमें अगर 100 रुपये सरकार के पास आते हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें से उधार होता है, अर्थात ऋण लिया होता है। 100 रुपये में से 23 रुपये उधार से आता है। जो हमारे आयकर है, पर्सनल इनकम, इससे 19% की इनकम हो रही है अभी, और जीएसटी से 18% की, अर्थात अगर हम 100 रुपये मान लें तो 23 रुपये उसमें से हमें उधार से मिल रहा है, आयकर से हमें 19 रुपये और 18 रुपये हमें जीएसटी से मिल रहा है। ये मूल स्रोत है। अगर हम देखें कि हमारे व्यय की मदें क्या है, तो जो हमने उधार लिया था उसका ब्याज चुकाने में हमारी सबसे बड़ी मद जा रही 20%, और जो राज्यों को हिस्सा दिया जाता है केंद्र द्वारा 20% उसमें, और रक्षा क्षेत्र में 3% हिस्सा जाता है। रेल बजट को आम बजट से अलग किस कमीशन की अनुशंसा पर किया था, तो एकवर्त कमीशन की अनुशंसा पर, और वापस आम बजट में रेलवे बजट को शामिल कर साथ में प्रस्तुत किस कमेटी की अनुशंसा पर प्रारंभ किया, यह विवेक देराय समिति। अगर हम देखें जीडीपी की हमारी ग्रोथ रेट क्या रहेगी, तो यह जो पहले अनुमानित थी वही रहेगी 7.3, यह सरकार का कहना है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई और वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।